मैम। मैंने ना कुछ बच्चों को मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हाईली इम्पोर्टेंट, वो भेजे होंगे। उनमें से जिसको वो टॉपिक नहीं आते ना, जैसे अंजलि वगैरह जिसको भेजे हैं, वो टॉपिक वो मेंशन कर दो। मैम 12M02 में क्लास का लिंक नहीं आया। अच्छा, 12M02 में पंजाब। यस मैम। हाँ मैम, उत्तराखंड। स्वान तुम उत्तराखंड से हो? यस मैम। अंजलि, कौन से टॉपिक हैं जो आते हैं या जो नहीं आते हैं? मैम जो नहीं आता। और ये एपीजीपी बायनोमियल ये आता है? यस मैम। 11th के बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये आते हैं? हाँ, यही नहीं आते बस? तो शायद कल हर्षित सर ने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? उसमें जो भी तुम्हें डाउट है वो एक बार सर को जरूर बता देना, ठीक है जी? यस मैम। मुझे लगता है दिल्ली वाले ग्रुप में भी नहीं गया है क्या लिंक? मैम M03 में नहीं आया। M03 में तो आता ही नहीं है ना? मैम आता है M03 में तो। मैम आता है। M03 में हिमाचल में आता है, दिल्ली वाले में तो नहीं आता होगा। हेलो। दीप्ति, तुम कॉल वगैरह क्यों नहीं उठाती हो भाई? हाँ, अब क्लास में आके बैठ गई, कॉल नहीं उठता तुमसे? हाँ, कितनी कॉल करी है मैंने तुम्हें? सॉरी मैम, वो आज ट्यूशन से थोड़ा लेट हुई थी ना छुट्टी, इसलिए। 5:30 बजे कर लो तब भी कॉल नहीं उठाती, पता नहीं क्या चाहती हो तुम। कभी कॉल मिलता है तुम्हारा? कोई और भी कॉल पिक नहीं करता? हाँ,
बच्चे कैसे नहीं आए अभी तक? कौन से ग्रुप में नहीं गया है लिंक? भाई एक बात बताओ, फॉर्मूला शीट बनाने का किसका काम है? कौन बना के देगा फॉर्मूला शीट? बताओ जरा, फॉर्मूला शीट कौन बना? क्या? खुद बनानी चाहिए मैम। फॉर्मूला शीट तो खुद बनानी चाहिए ना भाई। मैं तो तुम्हें टॉपिक पढ़ा सकती हूँ, शॉर्ट नोट्स दे सकती हूँ, क्लास के नोट्स दे सकती हूँ। फॉर्मूला थोड़ी ना लिखूंगी मैं अब। बताओ, या मैं तुम्हें चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख के दूं कि इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला है? शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट से कवर करो। शॉर्ट नोट्स तो भेजो है ना। किस किस के पास नहीं है शॉर्ट नोट्स? किसके पास नहीं है शॉर्ट नोट्स? सबके पास है। अब्दुल्ला के पास भी नहीं है। मैंने तुम्हें एक पीडीएफ नहीं भेजी थी एक? एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा शेयर करती हूँ। फिजिक्स डाउट ग्रुप पे भेजती हूँ, ठीक है? देखो तुम्हारे डाउट पे भेजी है। एक तो शॉर्ट नोट्स भेजे हैं, सब चैप्टर के भी आएगा। और पीवाईक्यूज भेजे हैं, उसमें हर चैप्टर का पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ना हो उसका तुम पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज। जो 11th के पीवाईक्यूज हैं वो इनफ है उसके लिए? 11th के पीवाईक्यूज तो जो चैप्टर मैं करा रही हूँ बस उसी के ही करने हैं। पीवाईक्यूज इसमें 3 साल के हैं, जो मैंने बुकलेट भेजी है ना, इसमें 3 साल की पीवाईक्यूज हैं। 3 साल के तो बहुत हैं। अब लास्ट टाइम में कितना कितना कर पाओगे? हमें जो Yes. एडवांस की हैंडबुक है यही वाले हैं शॉर्ट नोट्स? एडवांस नहीं है ये, नॉर्मल बेसिक है, मेंस लेवल तक ही है। हाँ, जो एडवांस हैंडल भेजा है ना यही है, एडवांस नहीं है। हाँ, मैम जो आपने क्वेश्चंस की हमें पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की थी नवंबर में, मैम अगर हम यही मैम क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करें तो ये इनफ है? कौन से? मैम जो आपने नवंबर में हमें प्रोवाइड की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली। हाँ, वो भी इनफ है। ओके मैम। लास्ट टाइम में तो रिवीजन करो, जितना क्लास नोट्स रिवाइज करोगे, जितना क्लास के क्वेश्चंस जो करा रखे हैं, जो क्लास पीडीएफ है ना, जब तुम्हें पूरा पढ़ाया था, अगर तुम्हें चैप्टर मान लो तुम्हें आज रिवाइज करना है ये चैप्टर, तो तुम कैसे रिवाइज करोगे? जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्विंग करो। ठीक है, जिसे थोड़ा सा अभी भी डाउट है तो वो कैसे करेगा? वो क्लास की जो पीडीएफ्स है ना, जिनमें हमने खुद टीचर ने लिखवाया हुआ है, उन वहां से वो क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन, वहीं से जो थ्योरी है वही क्लास के क्वेश्चन, फिर उन क्लास के क्वेश्चंस के बाद जो मैंने नवंबर में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व कर लो। और कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो इतना ही कर लो भाई। पर फिर अगर उतना ही कर रहे हो तो कोई चैप्टर छोड़ना मत। ठीक है, तो जितना मैंने तुम्हें क्लास में चैप्टर्स कराए हैं ना, उतने तो करके ही जाओ पेपर में। 12th पूरी,
और 11th के ग्रेविटेशन, केटीजी थर्मो और यूनिट एंड डायमेंशंस कराऊंगी, और लास्ट में मैकेनिक्स वाला पार्ट भी कराऊंगी। गॉट इट? Yes. और बाकी के बच्चे, तुषार आपका क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है सब? तुषार? यस मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रिंस तुम्हारा, तुम केमिस्ट्री की क्लास में कभी आते हो कभी नहीं आते, क्या चलता है तुम्हारा प्रिंस? रेगुलर नहीं हो प्रिंस? पलक, अगर पलक, ये दो पलक कैसे आती हैं? दो ही हैं। दो पलक ही हो? यस मैम। MO3 वाली पलक कौन सी है? MO3 बैच में थी जो, ठीक है। गॉट इट। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, 20 दिन रह गए हैं। अब सोच लो, आज आज 20, आज 29-30 हो गई है, 1 तारीख तुम्हारा सबका न्यू ईयर सेलिब्रेशन में चला जाएगा, उसके बाद 20 डेज लेफ्ट। कभी भी किसी का भी धप्पा हो सकता है, ठीक है? हो सकता है किसी का पहले दिन ही पेपर हो जाए, किसी का लास्ट डे हो, कुछ भी हो सकता है। जो जिसका लास्ट डे होगा उसे ज्यादा पढ़ने को मिल जाएगा, बट मोस्टली देखा गया है जब लास्ट में जिस दिन पेपर रहता है वो बहुत डिफिकल्ट भी आता है, ठीक है? तो कल वाला पेपर ठीक गया था, अब वही डिस्कस करना है आज हमें। कल वाला फिजिक्स का पेपर तो बहुत इजी था भाई। यस मैम, ठीक ठाक सा था। सुनिधि, आज तुम कितने सालों बाद बोली हो इस क्लास में? यस मैम। क्यों? तुम्हें मैम वो खुद गला खराब चल रहा था। इतने दिनों से? 20 दिन? यस 30 दिन हो गए आज। मैम, हिमाचल में ज्यादा ठंड है ना। क्या चल रहा है तुम्हारा सुनिधि फिजिक्स में? क्या क्या कर लिया आपने? मैम फिजिक्स में ना 12th के मेन टॉपिक्स देख लिए मैंने, और +1 में अभी जो आप पढ़ा रहे हो वही। ठीक है। यस मैम। सुनिधि, पेपर निकालना है, टीचर से झूठ नहीं बोलना, ठीक है? जो पढ़ना पड़ेगा मेहनत करो, ठीक है? और श्रुति, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? श्रुति? मैम हाँ, मैम अभी तो ठीक चल रहा है। मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं तुम्हारे। कैसे? यस किसी के भी नहीं आ रहे जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं। क्या करती हो? मैम। चीटिंग? प्रैक्टिस। नो मैम। फिर क्लास में तो नहीं बोलती तुम? मैम मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है? तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, समृतिका के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो आज क्लास में समृतिका और श्रुति, इनके सबसे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आज की क्लास में इन दोनों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। तो तुम दोनों का क्लास में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहेगा। दोनों को बात समझ में आ गई? समृतिका किधर गई? मैम यही हूँ। हाँ, तो तुम दोनों का क्लास में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन, हाँ जी, कौन बताएगा? कौन बताएगा जी? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस vanish away the volume occupied by the molecules contained in 4 point। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस vanish away, इससे कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। जब केटीजी जब शुरू ही करते हैं तो केटीजी में अजम्पशंस बताए जाते हैं, तो सबसे पहली अजम्पशन यही बताई होगी सर ने कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो क्या होता है? बहुत नेग्लिजिबल होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो ये लाइन थी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? आगे पढ़ो। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। तो अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास 4.5 kg का वाटर है और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। 273? 298।
एंड 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, रूम टेम्परेचर होता है ना स्टैंडर्ड, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। तो इस टेम्परेचर प्रेशर पे तुम्हारे पास इतना केजी ऑफ वाटर कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन था। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम समृति का? V is equal to nRT upon P. स्टैंडर्ड देखो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं हम लोग। देखो क्यों नहीं रहा है? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे शायद रूम टेम्परेचर लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है अपना? 273 केल्विन। केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना लेंगे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज योर 10 to the power 5। 298 नहीं होगा ये हम्म, मैम? टेम्परेचर 298 नहीं होगा 273 होगा शायद, देख मैम? लेते हैं आंसर। 273 तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना हाँ, मैम? बट रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वो एनटीपी लेंगे ना उसमें, yes, ma'am, नॉर्मल STP टेम्परेचर में। एसटीपी 0 डिग्री होता है। ठीक है, ओके मैम। एसटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब इसमें कौन सी इक्वेशन लगाओगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। Yes, ma'am. अब देखो इसमें तुम्हें क्या, अब प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू एनआरटी, मुझे क्या निकालना है यहाँ से? वॉल्यूम Ma'am, निकालना है। P अगर वॉल्यूम निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? एनआरटी अपॉन P. टी। ठीक है, क्या हमारे पास प्रेशर है? प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास 10 to the power 5। टेम्परेचर की वैल्यू है 273। आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं? आर क्या मानते हो बेटा? आर को देखो 25/3 लिख लिया करो, इजी हो जाता है सॉल्व करने में। 25/3। अब एन क्या होता है? एन है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है बेटा? मास ऑफ गिवन Given गैस, mass मास ऑफ गिवन गैस, Upon मास molar ऑफ गिवन व्हाटएवर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। mass. Yes, ma'am. तो लिखो अब वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना मास गिवन है? 4.5 केजी। 4.5 केजी अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा वाटर का? H2O का। H2O का निकालो। 18. 18 मैम 18 पक्का? Yes. यस मैम यस मैम 18 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 किस में होता है? ये H2O जो निकाला है 18 मॉलिक्यूलर वेट, ये 18 क्या है? मैम ये molecular मोल पर mass. लीजिए मॉलिक्यूलर मास है। इसकी कोई यूनिट होती है? No, मैम ये मोल यही पर होता है। लीटर हाँ, मैम मोल पर लीटर होती है मोल पर लीटर मैम ये कन्वर्ट नहीं होता तो मोलिकुलर वेट ये यही ग्राम रहता में मैं पूछ रही हूँ, ये 18 किस में होता है? मोल्स पर ग्राम लीटर। मैम एक ग्राम ग्राम में पर होता है। मोल होता है। हाँ, ये जो 18 है ये ग्राम पर मोल होता है ना। यस मैम। अब हमने देखो जो गैस का गिवन मास है वो 4.5 केजी है। अब ये वाला जो मास है 18 ग्राम्स पर मोल है, तो केजी में करोगे तो कितना लिखना अब देखो ये केजी में करना पड़ेगा ना, ये ऊपर वाला केजी है तो इसको भी केजी में करो तो कितना बनेगा भाई? 18 ग्राम को केजी में करूंगी तो 10⁻³ केजी पर मोल हो जाएगा ना। yes -3 केजी पर मोल, यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या रख दूं? 25/3। आर की वैल्यू ये रख सकते हो। टेम्परेचर 273, प्रेशर हो जाएगा 10⁵। इसे एक बार सॉल्व कर लेना क्या आंसर आता है। ठीक है, इसे सॉल्व करो, कितना बनता है फटाफट से कैलकुलेशन, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 273 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ऊपर वाली इक्वेशन तो ये बनती है। (3712.5 अपॉन 18 इंटू 3 54 मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा ना।
30,712 divided by 54, 568। तो देखो ये आया 568 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। 10 की पावर -2 करोगे तो 5.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यस मैम 5. 5.6 आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा बहुत आराम से। मैम Yes. हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार रिव्यू करा दो दोबारा भी जो क्या रिव्यू करा दूं? फॉर्मूला बेस्ड ही तो था ये। मैम क्या हुआ बता दो बस इतना। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें बोला है कि मेरे पास वाटर 4.5 kg है। अगर मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है तो 4.5 kg का वाटर जो है वो कितनी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालनी है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकालोगे। वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? एनआरटी अपॉन पी। टी क्या है? टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273। प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज योर 10⁵ आर की वैल्यू क्या ले ली? आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 25/3 लिख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 25/3 ले लो। अब और क्या बचा? एन, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर देखो जो गिवन मास है ना वो केजी में गिवन है, 4.5 kg अपॉन मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना आता है? 18 ग्राम्स पर मोल। अगर गिवन मास केजी में है तो ये वाला मास भी केजी में ही करना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किया है। अगर 4.5 ग्राम होता वाटर तब नहीं करते, बस बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, ओके। फिर ये पूछा है कि देखो आपको P की वैल्यू दी हुई है जिसमें आपको परसेंटेज एरर P का ऑलरेडी 2% दे रखा है, अल्फा पूछा है। तो क्या करोगे? डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ डेल्टा A अपॉन A, सिमिलरली प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा B अपॉन B। परसेंटेज चेंज लगाते जाना 100 ठीक है। फिर क्या बचेगा? प्लस अल्फा डेल्टा D अपॉन D, करेक्ट, प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C। कर लोगे? P का चेंज 2% ऑलरेडी दिया हुआ है, 1/2। A का कितना दिया हुआ है? A में 0.5 दिया हुआ है, B का भी 0.5 प्लस अल्फा का नहीं पता, A B C एंड D दिया हुआ है, सबका 0.5 दिया हुआ है। ये कितना आ जाएगा? 2% इक्वल्स टू, देखो 1/4 पॉइंट हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? मैम 1/4 1/4 प्लस ये भी 1/4 प्लस इसको क्या कर दें? अल्फा/2 प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब ये कितना आया? देखो 2 इक्वल्स टू 3/4 प्लस अल्फा/2। अल्फा निकाल लोगे यहाँ से, कितना आ रहा है? Yes. 5/2 आ जाएगा अल्फा। एलसीएम ले लेना, कितना? 4 एलसीएम ले लूं यहाँ से, 3 प्लस 2 अल्फा। 5/2. हाँ, तो 5/2 विल बी योर आंसर। कर लिया था ना सबने ये क्वेश्चन? Yes मैम। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, इंडक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग और कैपेसिटर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दे दिया? सबके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज गिवन है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज दे रखी है। तो हम नेट वोल्टेज का हम एक ग्राफ बनाते थे ना कि बेटा यहाँ पर मेरा वी आर बनेगा, इंडक्टर की वोल्टेज जो है लीड करती है VL अपॉन में यहाँ पर VC बनता था, जिसमें अब मान लो किसकी वोल्टेज ज्यादा है, जैसे यहाँ पे VC की वोल्टेज ज्यादा है तो नीचे रिजल्टेंट आएगा VL माइनस VC। कराया थे ना इस तरीके के से, तो यानी VL माइनस VC इधर आया तो रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ आएगी कुछ इन दोनों के बीच में यहाँ पर, करेक्ट, जिसे हम वी नेट बोलते थे या वी रिजल्टेंट बोलते थे। यही वी रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज कब बना सकते हो? या तो वी आर और VL माइनस सी की पीक वोल्टेज गिवन हो या मीन या फिर RMS वैल्यू गिवन हो। अगर ये वाली वैल्यू गिवन है तो हम रिजल्टेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यही हम किसके लिए बनाते थे? यही ग्राफ और किसके लिए बनाते थे? रेजिस्टेंस के लिए, कि ये R है, ये XL माइनस XC हो जाएगा और ये मेरा क्या बन जाएगा? इम्पीडेंस Z। ये हमारा फाई होता था, याद है? ये हमारा
फाई होता है। तो दोनों तरीके से फाई निकालने बताए थे, एक तो वीएल की टर्म में और एक इम्पिडेंस की टर्म में। अब यहाँ पर तुमसे सिर्फ रिजल्टेंट वोल्टेज पूछी है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, वी स्क्वायर आर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। जैसे इम्पिडेंस करते थे भाई, इम्पिडेंस का भी तो यही लिखते थे, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। किसी ने अगर पढ़ा होगा तो फटाफट कर दिया होगा, तो बस यही करना था। ये इम्पिडेंस के लिए, ये रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए। हो गया था ये क्वेश्चन, छोड़ के तो नहीं आए मैम इसे, क्या आंसर आ रहा था इसका? सॉल्व कर लो। रेजिस्टेंस की वोल्टेज 80 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6400 प्लस 100 में से 40 घटाओ 60, 100 में से 40 घटाओगे 60, कितना हो जाएगा 3600। यस मैम। तो ये कितना बन ये गया, मैम 100 बन जाएगा, मतलब डबल जीरो और। हाँ तो 100 डबल जीरो और लगेगी ना, 10,000 यानी 100 वोल्ट। यस मैम 100 आ गया। यस मैम। ठीक है, तो 100 वोल्ट तुम्हारी रेजिस्टेंस, वो इसकी वोल्टेज है, नेट वोल्टेज जो यहाँ पर आएगी। ठीक है जी, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, ये फोर्थ हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन ये नहीं हुआ होगा ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यस फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें तुम्हें एक तो वर्क फंक्शन दे दिया फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से क्या निकल जाएगा, ये 5 वोल्ट क्या है माइनस का, बोलो आई वी के बीच में ग्राफ है, तो ये वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैम स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी गुड। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है, H nu naught. फॉर्मूला सिखाया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के, है ना, हाँ है ना। Yes, ma'am. यानी काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ गई, ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 दे रखा है, तो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 5 टाइम्स ऑफ ई आ गई, करेक्ट। अब अगर मैं इक्वेशन फॉर्मूला लगाऊं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होता है, ईवी नॉट। अरे ये तो निकाल लिया, हाँ मैम वो तो पूरी जो फुल इक्वेशन होती है, H nu plus work function. हाँ, कि एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी है मैम वो एच किसके न्यू माइनस Minus फाई प्लस रुक जाओ काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर हो गई, एच न्यू माइनस फाई, है ना। तो अब देखो यहाँ से मेरे पास इंसिडेंट वाला जो एच न्यू है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी मैक्स फाई कितना दिया हुआ है, फाई वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Yes, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल ली तुमने, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो कितनी आ गई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो फोटोन आ रहा है वो फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन एक आएगा अकेला फोटोन, उसकी एनर्जी है। अब आगे देखो क्या इफिशियंसी दी हुई है, क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर 10 टू द पावर दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स। तो क्या कहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर हैं, 10 की पावर -3 ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स, इसके बराबर है, yes, है ना। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन्स का एक फॉर्मूला सिखाया था इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि देखो पूछा भी पावर है, देखो सवाल में एस्टिमेट द पावर ऑफ लाइट यूज्ड, है ना, पूछा भी पावर है। तो पावर का एक फॉर्मूला सिखाया था, याद है क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ फोटोन्स का, देखो यहाँ पे मैंने निकाल के भी रखा हुआ, ये देखो फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, कुछ याद आ रहा है, yes, ma'am. एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, पावर नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो यहां से पावर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिखने जा रहे हैं हम, नंबर ऑफ फोटोन किसके बराबर है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, करेक्ट। तो पावर किसके बराबर आ गई, देखो नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एच न्यू, करेक्ट। अगर एच न्यू मेरे पास है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना, एच न्यू तो अभी निकाला है 7, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फोटोन कहीं से आ गया तो हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। अब देखो मैं यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स लिख सकती हूँ 10 टू द पावर 3 ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना,
ये लिख सकती हूँ 10 to the power 3 ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मुझे कोई काम नहीं है ना, मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स का काम है यहाँ से। तो मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या कर लिया, 10 to the power -3 से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। तो अब यहाँ लिखो पावर किसके बराबर आई, 10 to the power -3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन का मतलब यही तो है। +3 नहीं होगा 10 पावर? नहीं प्लस होगा ना, नहीं नेगेटिव नहीं होगा, प्लस होगा ना। यस मैम। फिर यहाँ पर हमने लिख दिया एच न्यू, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नहीं है कि मैं एन की जगह क्या लिखूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ देखो मेरे पास क्या गिवन है, 10 माइक्रो एम्पियर, क्या है ये करंट, बोलो सर्किट का करंट है ना ये 10 माइक्रो एम्पियर। अब मुझे बताओ सर्किट में करंट कैसे आता है, सर्किट में करंट किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड में, है ना। तो मैं मान लेती हूँ कितने ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय ई, भाई इसके बराबर होगा ना, आई क्या होता है Q/T होता है ना, और चार्ज क्या होगा कि कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, विच इज योर एनई अपॉन टी। मैं पर सेकंड के हिसाब से ले रही हूँ कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही मेरा करंट बन जाएगा, तो एनई। तो अब मुझे बताओ जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना, तो ये एनई, इसलिए मैंने ये एनई लिखा है, एनई। तो मेरे पास एनई किसके बराबर आ जाएगा, देखो आई की वैल्यू कितनी है, Q। 10, अरे क्यू तो है, यहाँ पे आई कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो। यस मैम। -5 क्या कह रहे हो, मैम, वो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁵। तो मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लूं कि एन किसके बराबर आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ से। देखो अब क्या करते हैं, ये एन ना सबस्क्रिप्ट में नहीं है, कभी इसको सबस्क्रिप्ट में सोच रहे हो, एन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई ई इज योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एन किसके बराबर आ जाएगा, देखो आई की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर अपॉन ई इज योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर हुआ। तो मैं अब यहाँ से एन की वैल्यू रख दूं, क्या आया, P इक्वल्स टू 10 की पावर 3, एन किसके बराबर आया, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अपॉन ई, एक ही यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, एच न्यू की वैल्यू कितनी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। ई से एक ही कैंसिल हो गया, देखना आप यहाँ से सॉल्व करो, पावर किसके बराबर आती है बेटा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो शायद बच गया मैम, ना। अपॉन में कहाँ से आया था, हाँ अपॉन वाला ई, ये रहा ना आई इक्वल्स टू एन से आया है, यहाँ से इस इक्वेशन से। 10⁻⁻2। एन को नहीं रहने देंगे ना, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी ई की वैल्यू कितनी है, तभी तो करंट बनेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एन की वैल्यू 5 हो गई, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10, हाँ तो वहां से मैंने आया। डायरेक्ट पूरा एन की वैल्यू रखी थी ना, क्योंकि वहां पे हमें एन ई ही चाहिए था पूरा। हाँ तो मैंने एक ही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आप एन की वैल्यू रख दो पूरी, इफ यू वांट टू कीप एन की वैल्यू रख दो, ठीक है। देखो ई से ई तो वैसे भी कट गया ना, कट गया, तो एन की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, 10 टू द पावर -6 10 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक तो फिर भी बचेगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी देखो पावर कितना आया, 10 की पावर 4 और ये 6, तो अभी कितना बचा, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 2 बचा। मैम -2। 2 बचा। 6, अच्छा एक और 10 भी है, हाँ तो -2 बचा, और ये अभी पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही नहीं हुआ ना, estimate the power used, 10 to the power 3, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 की पावर माइक्रो एम्पियर, ठीक है।
एक और ई कहाँ से लिखे हैं? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या इसमें? यही है पावर के बराबर, तो ये वॉट में आ रहा है ना, बट वॉट में पूछिए तो वॉट में मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स तो लिखनी पड़ेंगी। 1.6 इंटू 10⁻19। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए कहीं पे। देखो क्या गड़बड़ करी है। पावर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू, अच्छा ये तो पूरा n ही है ना, ठीक है। देखो देखो देखो, मैम यहाँ पे जो आपने P इक्वल टू 10 एक, स्क्वायर 3 NE नहीं आएगा, शायद N आएगा सिर्फ। हाँ ये तो नंबर ऑफ, वही है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, ये तो नंबर की बात हो रही है, ये चार्ज नहीं है। यस तो मैम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 10⁻³ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो ये Ne क्या है, ये Ne और Np सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ये है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स इट। तो यहां से मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला विच इज 10⁻⁻6 अपॉन E। तो यहाँ पे ये वाला E नहीं आएगा, ये लिखा मैंने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया। लेकिन अभी भी मेरे पास ये कितना बच रहा है, 7 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट ना, मतलब वॉट पावर, तो पावर -2 आ रही है ना हमारे पास, ये -2 नहीं आना चाहिए फिर। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो शायद यहाँ पर ये गड़बड़ है क्या? -2 में आएगा ना, MCQ टाइप होगा फिर ये क्वेश्चन। MCQ ही है मैम। मैम फिर ये वोट में कैसे आया उधर वोल्ट है तो? वही तो, हाँ वही तो वही देख रही हूँ। वॉट में नहीं आएगा फिर ये, वॉट में आएगा तो 10⁻⁻2 के साथ आएगा। हो सकता है ये इंटीजर बेस्ड हो, 10⁻⁻2 वॉट होगा, तो मैं n की वैल्यू पूछी होगी, करेक्ट। मे बी यहाँ पर भी कुछ एरर है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे। एक मिनट में चेक करती हूँ, क्योंकि ये मैम माइनस, बोनस चलेगा? हाँ क्या चलेगा, क्या चलेगा, तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम की यस 10 मैम आ गया। से पहले दिया होगा इन्होंने। उन्होंने 10⁻⁻2 लिखा होगा वहां पे। यस मैम क्वेश्चन में। मैम ऐसे होगा डैश इंटू में 10⁻⁻2 वोट, हाँ तो मैं और डैश में हमने 7 वैल्यू से लिखी किया था। होगी। बाकी एक बार मुझे 1-2 क्वेश्चंस में देखने दे। मैम फिर भी यूनिट का क्या सीन है? हाँ यूनिट तो वॉट में ही आएगी ना, ठीक तो है। मैम इलेक्ट्रॉन इधर वोल्ट हट गया ना, वोल्ट, अरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया ना, तो पावर की ये पावर का ही फॉर्मूला है, तो यूनिट फिर वोट में बनेगी ना। तुमने सारी SI यूनिट्स तो ली हैं? हाँ भाई ठीक है, 10⁻⁻2 आएगा वो, ठीक है। ये एरर है इसमें क्वेश्चन में ही, ठीक है अपना, ठीक है ये सही है, 10⁻⁻2 वॉट आएगा। अब तो क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन में एरर है, देख लेंगे। बोलिए एवरीवन, यस क्या किया है एक बार दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन में क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। क्या किया है धनंजय बताओ। मैम इसमें हमें देखो सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके बराबर हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो 10⁻³ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं। पावर का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी मुझे प्रोटॉन का नंबर चाहिए मल्टीप्लाई बाय h हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बात आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो वो कहां से आए, करंट किसके बराबर होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय ये q है, q इज चार्ज, इसको q ले लो तुम,
और यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा सर्किट में। तो N की वैल्यू आई करंट अपॉन चार्ज, ठीक है, I बाय Q। तो अब हमने यहाँ पर N की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻6 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये E से E कट गया ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यानी अभी 7 वोल्ट इंटू नंबर, तो ये पावर की ही यूनिट आएगी, अभी SI यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये आया 7 × 10⁻²। क्लियर हुआ? यस मैम। तो 7 वॉट नहीं है, 7 × 10⁻² वॉट। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो फोर्स किसके बराबर है, 20 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक चीज सिखाई थी, अगर नहीं सिखाई दोबारा सीख लो। ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगती है या ऊपर वाले ब्लॉक पे। अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है ना, तो मेरे पास ए मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला है। ए मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन इस सिस्टम के पास कितनी होनी चाहिए कि ए और बी दोनों ब्लॉक साथ में चलें। देखो क्या होगा, या तो ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। दो कंडीशन होंगी, या तो ए और बी साथ साथ चलेंगे सेम वेलोसिटी से, या ए अलग चलेगा बी अलग चलेगा। अगर ए और बी साथ चलना है तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ए मैक्स निकालेंगे। ए मैक्स का फॉर्मूला हमेशा यही होगा, अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा है म्यू इंटू जी, यही फॉर्मूला होगा ऑलवेज। म्यू क्या होगा, ए और बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन कितना है, 0.5 × 10। कितनी आई एक्सीलरेशन, 5 मीटर/सेकंड²। ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। अगर इसके बराबर या इससे छोटी एक्सीलरेशन है इस सिस्टम की तो साथ में चलेंगे। अब देखो सिस्टम की एक्सीलरेशन कैसे निकाली जाती है, एफ नेट अपॉन टोटल मास, है ना, एफ नेट अपॉन टोटल मास। इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। टोटल मास कितना है, ए का 2 और बी का 8, तो 10 kg। तो एक्सीलरेशन सिस्टम की 2 मीटर/सेकंड² आई। तो इसका मतलब अभी जो सिस्टम की एक्सीलरेशन है वो ए मैक्स से छोटी है। इसका मतलब अभी दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो यहां पर आया मूव टुगेदर, ठीक है। अगर सिस्टम की एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाती है तो दोनों ब्लॉक मूव विद डिफरेंट एक्सीलरेशन, गॉट इट। तो डिफरेंट एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। अब तुम्हारे पास इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक ए और बी दोनों किस एक्सीलरेशन से जाएंगे बेटा, इस सिस्टम की एक्सीलरेशन कितनी आई, 2 मीटर/सेकंड। तो अब इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, मूव टुगेदर विद दिस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जो सिस्टम की आई है 2 मीटर/सेकंड। यानी ए भी 2 मीटर/सेकंड² से मूव करेगा और बी भी। अब जरा एफबीडी देखते हैं। देखो बी ब्लॉक पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर बी ब्लॉक आगे एफ फोर्स से ज्यादा है तो फ्रिक्शन उसको पीछे खींचेगा, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। अगर ये आगे जा रहा है तो बी ब्लॉक को पीछे खींचेगा, कौन, फ्रिक्शन। ए ब्लॉक का एफबीडी देखो। अब तुम एक बार बताओ, ए ब्लॉक मूव कैसे कर सकता है, अगर ए ब्लॉक पे फोर्स लगी नहीं रही है तो ए ब्लॉक को आगे बढ़ाने वाला फोर्स ही फ्रिक्शन है। तो ए पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, आगे। तो इसका मतलब तुम यहां से ये काम कर सकते हो कि जो ए ब्लॉक पर नेट फोर्स है एफ नेट, वो किसके बराबर है, वही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। और उसी एफ नेट को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। बात समझ में, एफ नेट का फॉर्मूला ही मास इंटू एक्सीलरेशन है। या तो तुम फ्रिक्शन बोल दो या मास इंटू, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और ए पे लगने वाली फोर्स एक ही है। तो इसका ए ब्लॉक का मास 2 है, एक्सीलरेशन कितनी निकाली है 2, तो कितना आया 4 न्यूटन। तो डी कितना है, 4 न्यूटन आया, ठीक है जी, बस खत्म। 4 न्यूटन। यहाँ पे फिर म्यू को गिवन था 0.5 वाला, वो चेक करने के लिए, वो ये चेक करने के लिए गिवन था कि तुम्हारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन है या नहीं। अगर तुम्हारे सिस्टम की जो एक्सीलरेशन है 5 से ज्यादा होती, मान लो सिस्टम की एक्सीलरेशन 6 हो जाती, सपोज यहाँ पे 6 न्यूटन, यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होता, सपोज एफ की वैल्यू अगर 60 हो जाती, 60 न्यूटन, तो अब एक सिस्टम कितना हो जाता, सिस्टम की एक्सीलरेशन 60/10, 6 आ जाती ना। तो अब दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करते, इसीलिए फ्रिक्शन दिया जाता है ए मैक्स निकालने के लिए। देखो यहाँ ये यूज हुआ है ना ए मैक्स के लिए। यहाँ पे वो फ्रिक्शन का वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, म्यू इंटू में नॉर्मल।
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो कैसे, यहाँ नहीं लगाओगे ना उसको, वो लग जाएगा बट क्या फायदा उसका लगा के, फ्रिक्शन का, म्यू एन। अब क्योंकि फिर उससे फ्रिक्शन कुछ और आ रहा था। नहीं सेम ही आएगा। देखो अगर अगर मान लो तुम एफ नेट से नहीं निकालना चाहते, ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन, तुम्हें पता है कि ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला तुम लिखते हैं म्यू एन। म्यू कितना है ए और बी के बीच में, 0.5। नॉर्मल कितना है ए ब्लॉक पे, ए ब्लॉक का नॉर्मल कितना होगा mg। मास कितना है ए का 2, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी है 10। अभी भी कितना आया, 4 ही तो आया अभी भी। कि नहीं आया, देखो मैम 10 नहीं आया। 10 आ जाएगा ना। हाँ ये तो अगर तुमने म्यू एन से निकाला है ना, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ये वो फ्रिक्शन आया है जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है ना मैक्सिमम। देखो जो म्यू एन तुम लगाते हो वो होता है तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हर बार मैक्सिमम थोड़ी लगती है। ठीक है, तो कितनी लगी है, सिर्फ उस मैक्सिमम जो 10 आ रही है उसमें से 6 न्यूटन लगी है। तो वो कैसे निकालोगे, एम में से। एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन कितनी है, 2 है। मैम मैक्सिमम किस केस में लगती है? मैक्सिमम तो जब सिंगल बॉडी होती है ना, सिर्फ बी होता है ए नहीं होता। मैक्सिमम देखो फ्रिक्शन इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना वो तब पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। बट है एक दिन का ही, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। 20 मिनट में पूरा 2 बॉडी ब्लॉक प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट में। ठीक है, देखते हैं कब टाइम मिलेगा तो कराएंगे, अगले सेशन में कराएंगे, मतलब जो अप्रैल वाला होगा उसमें देखते हैं। 6th वाला देखो, 6th वाला हो गया था, ये तो बहुत बार कराया हुआ है भाई। एनर्जी कंजर्व करनी थी बस। हेलो ए बी सी डी ई, तो टोटल एनर्जी एट ए किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी एट डी। जब भी मैंने बोला है जहां तुम्हें वेलोसिटी दिख जाए, जहां हाइट और ये ऐसे डायग्राम दिख जाए, वहां एनर्जी कंजर्व कर दो। ए की एनर्जी कितनी है, ए पर तुम्हें देखो क्या बोला गया है, ब्लॉक इज रिलीज। इसका मतलब क्या है, अगर ब्लॉक को रिलीज किया गया है मतलब इनिशियली एनर्जी काइनेटिक वाली तो नहीं होगी, है ना। बॉडी इज रिलीज और ड्रॉप के केस में वेलोसिटी 0 बताइए मैंने। तो यानी टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। स्टार्ट ए से हुआ है, रुका डी पर है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक अपना कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर ले, यानी ए से लेके डी तक पहुंच जाए, तो ये एच हाइट कितनी होनी है। ठीक है, ये एच हाइट कितनी रखें, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है। करो एच की वैल्यू फाइंड। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, इनिशियली 0, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे। फाइनली काइनेटिक एनर्जी डी ब्लॉक पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लेते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी इंटू कितने, एम जी इंटू डी। डी कहाँ से आ गया, इंटू 2r। वही हो बी जाएगा से ना डी की, हाँ बी से लेके डी की डिस्टेंस देखो, ग्राउंड से है ना, रेफरेंस ग्राउंड से 2r। डायमीटर ही तो हो जाएगा। हाँ, तो डायमीटर डी मतलब 2r। ठीक है, एम जी इंटू एच माइनस 2r, ना ऐसे छोड़ो। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुमने निकाल ली। अब आंसर देखो एक बार। यार ये क्या हो रहा है इसमें, मैम कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ एम क्या कह रही हो, एम कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अच्छा हाँ, एम कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल एम कैंसिल हो जाएगा। और मैम एम भी कैंसिल हो जाएगा। जी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2gr। ठीक है जी, इसने एच पूछा है कि एच निकालो, हाइट की वैल्यू चाहिए। अब देखो तुम जब देख रहे हो तो यहाँ हाइट की वैल्यू आर के टर्म्स में है, वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं है। इसका मतलब तुम्हें इस वी स्क्वायर का कुछ करना पड़ेगा। अब अगर वी स्क्वायर का कुछ करना है, जरा डी पॉइंट को ध्यान से देखो क्या होगा। डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा बेटा जी, ये डी पॉइंट पर ये देखो कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है। अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट जैसे ही डी पॉइंट पे आएगा, इसको डाउनवर्ड्स में ग्रेविटी फोर्स लगाएगी mg। यस मैम। अब देखो अगर इसको सर्कुलर मोशन में घूमना है तो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो वेट है यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और तो कोई फोर्स नहीं है ना। यस मैम।
और तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो यानी mg जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन m से m कट गया, v स्क्वायर किसके बराबर आया, gr। तो यहाँ पर v स्क्वायर की जगह gr रख दो, gh इक्वल्स टू g स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय 2 प्लस 2gr। g से g भी कट जाएगा आई थिंक, देखना जरा। v मैम वी स्क्वायर जी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वायर ही जी आ रहा है, ठीक है। g से g कट गया, ठीक है। क्या आया मेरा, h की वैल्यू कितनी आई, r बाई 2 प्लस 2r, तो ये कितना आ गया, मैम 5 और देखो 5/2r, ठीक है। अब देखो, अब ये कंडीशन भी जान सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का क्या मतलब है। इधर की तरफ mg फोर्स लग रहा है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो मुझे बताओ कि mg फोर्स इस mv स्क्वायर बाय r से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, मैम कम होना चाहिए। कौन। mg। देखो इसमें दो ऑप्शन है, मैंने, अच्छा एक सेकंड, देखो दो ऑप्शन दिए हैं। हाँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है कि हाइट शुड बी ग्रेटर देन 5/2r और शुड बी लेस देन 5/2r। तो खुद बताओ क्या होना चाहिए, कैसे मैम लगाओगे। कंप्लीट कर ले तो फिर मैम mg कम होना चाहिए सेंट्रीपिटल से। mg फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, mg सेंट्रीपिटल के बराबर बन रही है। तो mg और फोर्स जो को आप देख रहे सेंट्रीपिटल थे कि फोर्स से, हाँ mg को सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा रखोगे या मैम कम कम रखोगे। रखेंगे, कम। ठीक है, तो mv स्क्वायर r शुड बी या तो बराबर हो mg के, या नेट इनवर्ड फोर्स चल सकती है। देखो मेरी बात, नेट इनवर्ड फोर्स होनी चाहिए ना। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी मोशन को सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो नेट इनवर्ड फोर्स होनी चाहिए, है ना। तो mg शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ये रहा, यानी mv स्क्वायर बाय r जो है या तो इससे बराबर हो mg के, या mv स्क्वायर बाय r थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gr आ गया। तो अब आंसर क्या बनेगा भाई, हाइट शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन आ जाएगा, फिर 5/2 वो है ना, हाइट शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5/2r आ जाएगा ना। यस मैम। यस यस मैम। मैम। मैम हम उसे ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हाइट अगर ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बट कम नहीं होनी चाहिए ना। हाँ वही बात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो बहुत आसान है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय, जिनका रे ऑप्टिक्स हुआ है वो देख लेना। इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकल लेंथ की, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब बोला है कि इमेज का साइज 1/4 है एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन ही होती है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में, -v/u। किसके बराबर दी हुआ है मैग्निफिकेशन, देखो क्वार्टर साइज यानी 1/4। 1/4। सिंपल सी चीज है। अगर ये होता कि इमेज का साइज ट्वाइस है तो 2 हो जाती, इमेज का साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट थ्राइस है तो 3 हो जाता, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला ही ये है। तो यहां से मैंने क्या निकाला, देखो u किसके बराबर आया, -4 टाइम्स ऑफ v के बराबर आया। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, करेक्ट। यस v को मैम। एज इट इज लिख दें क्या, v को एज इट इज लिख दो, ऑब्जेक्ट को क्या लिख दोगे, -1/4v। फोकल लेंथ कितना है, प्लस का 30, क्योंकि कन्वेक्स में फोकल लेंथ प्लस होती यू है। ही निकाला तो v की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कुछ भी लिख दो, 4 भी नहीं रखेंगे, हाँ, कुछ नहीं मैम। u की वैल्यू 4v रख दी मैंने। एलसीएम क्या ले लूं, 4v एलसीएम ले लूं, बोलो क्या, v ले लेते हैं, सिर्फ v ले लो, ठीक है। अगर v एलसीएम है तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/30 के बराबर। तो ऊपर क्या बचा, 3/, ठीक है ना, 3/v इक्वल्स टू 1/30। सही किया है क्या, देखो एक बार, यस मैम 90 आ v जाएगा। की वैल्यू आ गई Yes, 90। ma'am. अब ऑब्जेक्ट देखो u इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई, क्या ठीक किया है,
कहीं तो गड़बड़ हुई है। 4 में से गया 3 बचेगा ना, 4 में से गया 3/30 आएगा ना, 3/30 बचेगा, 3 से 3 कट गया तो v की वैल्यू 30 आई है बस, ठीक है। मैम v 3/30 कैसे बचेगा? 4 में से 1 गए, कितने बचेंगे? तो मैम ये 30 के ऊपर तो 1 ही रहेगा ना। एक सेकंड, हाँ तो ये बचेगा 3/v = 1/30 है ना, तो मैम सही तो था। सही तो था, ठीक है। वेट मैम इस हिसाब से तो एलसीएम 4v ही हुआ ना। अगर मैंने v लिया है तो यहाँ क्या बचना चाहिए? 4, और यहाँ 4। मैम नीचे भी तो 4 भी होगा। एक मिनट रुको, अगर हम v लेते हैं तो इस हिसाब से सिर्फ देखो, दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। अगर मैंने सिर्फ एलसीएम v लिया है तो हाँ, फिर यहाँ 1 आना चाहिए था ना, फिर तो नहीं बचेगा 4v ही लेना पड़ेगा, करेक्ट। 4v एलसीएम लेते हैं तो v से v कट गया, 4 बचा, 4v से 4v कट गया, 1 बच गया, ठीक है। फिर ये 4v कर लो यहाँ से, क्लियर हुआ? तो अब ये 90 के बराबर आया था 4v 90 आया है। मैम आउट ऑफ द ऑप्शन। अरे क्यों आउट ऑफ द ऑप्शन क्यों है? ऑब्जेक्ट पूछा है ना। 4v = 90, तो सिंपल सी बात है, 4v = 90 यानी ऑब्जेक्ट ही आ गया ना 90 सेंटीमीटर का। यस मैम। हाँ, तो u = -90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। गॉट इट? 4v क्या है? 4v ही u के बराबर है ना, तो 4v = 90, तो 90 ऑप्शन आ तो गया, आउट ऑफ द ऑप्शन थोड़ी है। क्लियर? यस अब बदला। तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। आ गया था, पूरा 4v का एलसीएम ले लिया था ना। हाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान था। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r = mv/qb। तो इसने पूछा है देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ गिवन दैट प्रोटॉन इज दिस। किसका पूछा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू इट दिस देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज, यानी प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का ही पूछ रहा होगा। यस मैम। तो रेडियाई ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन देखो किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज का इनवर्सली हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वैसे चार्ज तो सेम ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशो चार्ज का रेशो गया, करेक्ट। तो Rp/Re, मास प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है? 180 टाइम्स ज्यादा, तो 182 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। और क्या दिया हुआ है? हाँ मैम डायरेक्ट एमवी के प्रोपोर्शनल करके नहीं कर सकते हम इसे? एमवी के भी कर सकते हो क्योंकि चार्ज तो सेम ही है ना, तो वही तो किया है, एमवी के प्रोपोर्शनली तो रखा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रख के डी ऑप्शन आ जाएगा ना। हाँ रुको, अभी वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी है कुछ, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, v and 10 इसकी v है और इलेक्ट्रॉन की 10v है ना, ऐसे दिया हुआ है ना। v से v मर गया, me से me मर गया, 10 से 10 मर गया, तो 182/1 आया। तो ऑप्शन डी आ रहा है क्या? चेक करना एक बार। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ तो 182/1। तो डायरेक्ट रेशो बेस्ड क्वेश्चन थे। चार्ज क्यों कट गए? चार्ज इसलिए कट गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज है और एक ही मैग्नेटिक फील्ड में गए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कट जाएंगी रेशो में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये तो कराया था ना तुम्हें। यस मैम। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट उस स्टार के नजदीक आएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाएगी तो मतलब समय कम लगेगा। तो यहाँ पर देखो, टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB इज लेस देन BCD। तो BCD में दिख रहा है कि अगर मेरा कोई प्लैनेट यहाँ होगा तो वो यहाँ इस सन से तो बहुत दूरी पर है ना, सन के बहुत दूरी पर है, तो ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम तो समय यहाँ पर ज्यादा लेगा। तो यानी ये ऑप्शन, ये तो टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB ठीक लग रहा है भाई। DAB की वेलोसिटी ज्यादा तो उसको समय कम लगेगा, बात तो ठीक है ए ऑप्शन की अभी। ठीक है, आगे देखते हैं बी में क्या कह रहा है। टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB इज ग्रेटर देन BCD, ये तो गलत है, BCD से तो कम ही लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो CDA और ABC की बात कर रहे हैं, यानी CDA ये वाला पोर्शन हुआ
और सी डी ए और ए बी सी। मैम इन दोनों में तो इक्वल होगा। सेम लगना चाहिए ना, इन दोनों में तो Yes, सेम ma'am. लगेगा, क्योंकि ये पोर्शन में जितना तुम्हारा सैटेलाइट इस सन से एबीसी में दूर है उतना ही एसीडी में भी दूर होगा, तो इसमें तो बराबर लगना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी गलत है और एबीसी और सीडीए में फिर ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट, तो ए ही ठीक लग रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। ये तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। 10th बोलो, spherical wavefront is produced by a point source of light, true or false? True. एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल ही बनता है, बिकॉज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट आर इक्विडिस्टेंस। सही बात है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट आर इक्विडिस्टेंस, तो ये भी ट्रू है, ऑप्शन ए। ये कौन सा गेट बनेगा? जॉर गेट बनेगा ना, देखो जॉर गेट बनेगा। मैम पता भी ना हो तब भी फिर भी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। हाँ, ए की वैल्यू क्या है? ए नॉट, तो यहाँ पर ए बार आया और ये बी, तो डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी। यहाँ पर बी का बार आया है यानी ए डॉट बी बार, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? ए बार बी प्लस ए बी बार। और ये क्या होता है? ये जॉर गेट ही तो है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक होता है एक्स नॉर, एक्स नॉर भी तो होता है, वो क्या होता है? ए बी प्लस, ए नहीं आता शायद उसमें। दोनों आता है, ए बी एज इट इज, फिर एक साथ दोनों पे बार आता है, ये होता है एक्स नॉर। ठीक है, तो अब इसमें तुम 0 1 0 1 ए नहीं आता। हाँ क्या कह रहे हैं? एक्स नॉर में ए नहीं आता शायद। ई नहीं आता? यस अच्छा। मैम। ओके, अब इसमें ए और बी की वैल्यू रख रख के देख सकते हो आप, वैल्यू में ए और बी रख के देख सकते हैं और Yes. वाई आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं कराना। कराऊं वैल्यू रख रही? नो हो गया था ठीक ए है, आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। ये कर लिया था। नो मैम। ये Yes. सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है। देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ। टेंशन के दो फॉर्मूले हैं। क्या? सरफेस टेंशन की बात कर रही हूँ। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। ठीक है, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, और एक होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे तुमसे कहा है कि क्या निकालो? सरफेस एनर्जी। तो देखो सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एरिया इंटू टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या किससे डिनोट करोगे? टी से। तो ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, बस खत्म सवाल यही। ये 2025 का पीवाईक्यू भी है, ये फॉर्मूला याद रखो। मैम बट टेंशन तो गिवन ही नहीं है तो। कोई नहीं ना, रेस्ट अब सरफेस टेंशन तो किसकी प्रॉपर्टी है? अगर वाटर की। ठीक है, तो वो किसी ड्रॉप में भी हो, कितनी सी भी हो, टेंशन विल रिमेन सेम, और रेशियो करते हुए टेंशन कट जाएगी। जैसे हम मान लो, अब इसमें क्या कहा है? एक बिग वाटर ड्रॉप बन जाती है अगर मेरे पास छोटे छोटे ड्रॉप हैं एन, इनसे मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई। ठीक है जी, छोटी ड्रॉप का टेंशन टी है तो बड़ी का भी टेंशन टी ही रहेगा, क्योंकि एक जैसे वाटर है, वाटर की टेंशन सेम ही रहेगी। अगर सोप वाटर है तो सोप वाटर की टेंशन सेम ही रहेगी, वो रेडियस साइज इन चीजों पे टेंशन डिपेंड नहीं करती। टेंशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, उसमें आपने क्या सॉल्वेंट डाला है, क्या सॉल्यूट डाला है, इन चीजों पे डिपेंड करती है टेंशन। तो शेप साइज इन पे डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। क्या है टेंशन? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जैसे गर्म है, अगर पानी को गर्म कर देते हैं तो टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, मैं टेंशन दूसरे बैच में तो हमने पढ़ा दिया है ना ये वाला टॉपिक। सरफेस टेंशन तुम्हारे में भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं टेंशन से। तो अभी के मैम लिए वाटर कुछ और हुआ तो? क्या कह रहे हो? मैम अगर वाटर वाटर के मॉलिक्यूल छोटे कर दिए?
नहीं मैम, ऐसे कह रहे हैं अगर वाटर की मॉलिक्यूल की जगह कोई और हुआ तो। हाँ, टेंशन देखो, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि मरकरी की टेंशन अलग हो, जैसे मरकरी है, मरकरी में सरफेस टेंशन कंपेयर टू वाटर ज्यादा होती है, लेकिन अब कोई भी मरकरी का उठाओगे, मान लो तुमने मरकरी दिल्ली से खरीदा, किसी ने मरकरी बंबई से खरीदा, तो सबका जो टेंशन की वैल्यू है वो सेम ही आनी है। एक छोटे से ड्रॉप का मरकरी है, एक बड़े से ड्रॉप का मरकरी है, बट उसकी वैल्यू टेंशन की सेम ही रहेगी, क्योंकि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। समझ गए? तो ऐसे ही टेंशन यहाँ पर भी सेम रहेगी, या छोटा ड्रॉप हो या बड़ा ड्रॉप हो। तो अब देखो, अब तुम्हें सरफेस एनर्जी निकालनी है, सरफेस एनर्जी ऑफ एन ड्रॉप्स। एन ड्रॉप के लिए क्या लिखोगे? टेंशन टी, एरिया कितना हो जाएगा बोलो? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ड्रॉप का फॉर्मूला यही होता है, 4 पाई Yes, आर ma'am. स्क्वायर। मैम लेकिन ड्रॉप स्फेरिकल नहीं होती? हाँ, तो स्फेरिकल के लिए यही तो है, तभी तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है। अगर सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर नहीं लिखती। यस मैम। जो तुम बात कर रही हो 4/3, वो वॉल्यूम होता है बेटा, वो वॉल्यूम होता है। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास कितनी ड्रॉप है, ये इनिशियली n ड्रॉप है, तो मल्टीप्लाई बाय n भी करना पड़ेगा अपॉन एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। चलो बिग ड्रॉप का निकालो, अपॉन टेंशन का t एज इट इज। बिग ड्रॉप है तो एक ही ड्रॉप है, तो एक मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया क्या लिखोगे? 4 पाई, उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर होगी ना, तो वो मान Yes, लेते हैं हम कैपिटल आर का स्क्वायर। टी से टी कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। अब हमें आर और आर में एक रिलेशन चाहिए। क्या मैंने ये बात बहुत बार सिखाई है कि वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगा, छोटे छोटे ड्रॉप को चाहे बड़े में बना दो, वॉल्यूम यस कंजर्व। तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई, छोटी सी ड्रॉप, उसका रेडियस स्मॉल आर क्यूब। कितनी ड्रॉप है? एन ड्रॉप। बड़ी ड्रॉप है, उसका कितना हो जाएगा? रेडियस कैपिटल आर क्यूब, 4 ये कट गया, तो देखो कैपिटल आर क्यूब कितनी आई भाई? कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई? n की पावर 1/3 इंटू आर, yes, आर ma'am. क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर एज इट इज, एन एज इट इज। आर का क्या लिखोगे? आर की वैल्यू स्क्वायर है, तो n की पावर 2/3 हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मट गया, तो एनर्जी देखो E1/E2 सपोज करो कितना आया? n अपॉन n की पावर 2/3 कितना हो जाएगा? ये सॉल्व कर लेना, क्या आएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ये तो E2/E1 हो जाएगा। आ? हम ऑप्शन में A2/E1 गिवन है शायद। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप्स टू द सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। नहीं, ठीक तो किया है। अभी इसको सॉल्व भी तो करो। n की पावर 1/3 है ना नीचे? नहीं, स्केयर भी तो है आर स्केयर का, तो आर का स्केयर नहीं करोगे तो n की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो 2/3 नहीं हो जाएगा? ऊपर n भी तो है, अभी माइनस तो करो। n की पावर 1 माइनस 2/3 करो, कितना आता है? तो 3 में से 1/3 आ तो गया। यस E1/E2, n की पावर 1/3 रेशो 1, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही आ रहा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? सही क्या है, बस कुछ नहीं करना, a इंटू टी लगाना है, a इंटू टी, दैट्स इट। क्लियर? बोलो। यस मैम। अगर एक चीज, बस एक चीज याद रखना, अगर यहाँ ड्रॉप की जगह बबल होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ये मैं तुम्हें कराऊंगी भी ना जब बताऊंगी। अगर बट याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि हर चीज में तुम्हें लेक्चर लेके ही कराऊंगी, ये इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। अगर ड्रॉप की जगह बबल होता तो बेटा यहाँ पर एरिया 2a लिखते, बस इतना याद रखना, ठीक है। 2a लिखते, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, जहां जहां बबल है सेम कॉन्सेप्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, 13th बोलो। एरिया में करना है 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, एरिया में करना है, एरिया के लिए जहां जहां एरिया का इस्तेमाल होगा ड्रॉप में, वहां पे 2 में मल्टीप्लाई करोगा। 13th बोलो। वर्क डन बाय बैटरी, क्या फॉर्मूला सिखाया था वर्क डन बाय बैटरी का? डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, याद है कैपेसिटर में? यस मैम। यस अरे हाँ,
फॉर्मूला था डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बी। डेल्टा क्यू क्या था? चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी या चार्ज बाय बैटरी, कि बैटरी ने कितना चार्ज घुमाया है। डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू वोल्टेज। ठीक है जी। अब देखो, इनिशियली तुम्हारे पास एक कैपेसिटर था जिस पर चार्ज ऐसे था, इधर की तरफ प्लस प्लस, ये नेगेटिव, इस पर चार्ज 2Q0 था। सुनो, अब इस कैपेसिटर को उठा के तुमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका चार्ज कितना है? सुनो, उस पर पहले चार्ज कितना था? 2Q0, वोल्टेज उसका कैपेसिटेंस था C। तो इस कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज थी? वोल्टेज का फॉर्मूला 2Q0 अपॉन C। ठीक है, तो अब देखो तुमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है V, और ये किसके बराबर है? Q0 अपॉन C के बराबर है। कनेक्ट कर दिया। अब देखो पॉजिटिव प्लेट को किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ। पहली बात तो देखो दोनों का क्या अलग है? पोटेंशियल अलग है ना। पहले 2Q0 बाई C था, अब बैटरी Q0 बाई C की है। इसका मतलब पोटेंशियल अलग अलग है, तो चार्ज फ्लो होगा। और चार्ज ऐसे फ्लो होगा कि अब देखो, अब ये जब चार्ज दोबारा आएगा ना तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट है तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, यानी ये इस तरीके से बनेगी बैटरी। कैपेसिटेंस पे चार्ज ऐसे स्टोर होगा। अगर अब इस पोटेंशियल कितना है इसका? Q0 बाई C, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव टर्मिनल पर कितना चार्ज आया? Q0 आया ना। Q0 आया तो सही, लेकिन Q0 कैसा आया? नेगेटिव आया, हाँ या ना? यस। अब करो, फाइनल चार्ज कितना आया? माइनस Q0। इनिशियली चार्ज कितना था? इनिशियल चार्ज कितना था? प्लस 2Q0, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 2Q0। पोटेंशियल कितना है अभी जो नई बैटरी लगाई है उसका? Q0 बाई C। तो बस यहाँ पर Q0 बाई C कर दो, तो कितना आ जाएगा ये? माइनस और माइनस 3Q0 स्क्वायर अपॉन C। तो इसका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। मैम एक ग्रीन वाला बताना। ग्रीन वाला देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला है, एक यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो चेंज आया है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी चेंज है। ठीक है, अगर मान लो ये बैटरी ऐसे कनेक्ट होती ना, पहले पूरा सुनो, पहले एक कैपेसिटर था जिसको हमने 2Q0 तक चार्ज किया। 2Q0 को चार्ज करने के बाद मैंने उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया, लेकिन रिवर्स टर्मिनल में कनेक्ट किया, अपोजिट टर्मिनल में। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। अपोजिट टर्मिनल में कनेक्ट करने का मतलब है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा गया है। अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। दो रीजन है, एक तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो होगा, बट ये होगा कि जो ये नेगेटिव प्लेट है ना, उधर नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई नेगेटिव प्लेट पे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना। देखो ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ही होगी, तो इसका मतलब इधर नेगेटिव Q0 आया। तो पहले यहाँ पर प्लस 2Q0 था, तो मुझे बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर किया बैटरी ने? कितना चार्ज ट्रांसफर किया? सोचो, पहले प्लस 2Q0 था, उस प्लस 2Q0 को पहले जीरो करा होगा, तो कितना चार्ज आया? 2Q0। यस मैम। पहले तो प्लस 2Q को उसने जीरो किया तो 2Q0 घुमाया उसने, उसके बाद Q0 बाई C और लेके आई, वो भी किसमें? नेगेटिव में। तो टोटल कितना चार्ज घुमाया उसने? 3Q0 बाई C। बात समझ में आ गई? 3Q0 बाई C। अगर सवाल ऐसे होता कि यहाँ पर 2Q0 है, सुनो दोबारा, अगर ये 2Q0 चार्ज है, इसको तुमने ऐसे करा होता कि जो बैटरी का टर्मिनल है ना, ये प्लस ही होता, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये 2Q0 का अपना चार्ज है। यहाँ पर जो तुमने पोटेंशियल लगाया है वो अभी भी Q0 बाई C है पहले की तरह। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा?
अब क्या होगा बोलो, बैटरी पर कितना चार्ज आना चाहिए, 2Q0 था, लेकिन अब तुमने कितने से जोड़ा है उसको, V क्या है Q0/C, यानी कितना चार्ज कैपेसिटर के पास कितना चार्ज रहना चाहिए, सिर्फ Q0 चार्ज रहना चाहिए। उसके पास 2Q0 था, लेकिन अब टर्मिनल प्लस प्लस है, तो 2Q0 था तो बैटरी कितना ले लेगी उससे, सिर्फ Q0 ले लेगी। तो चेंज कितना आया, 2Q0 था अब Q0 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ Q0, फिर आएगा सिर्फ Q0। अगर सेम टर्मिनल होते तो ऑप्शन ए होता, ना ना ना, 2 तो कहीं भी नहीं है ना, 2 नहीं, तो सिर्फ Q0/C होता। गॉट इट? हाँ हाँ, ऐसे हम क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करना है या डायग्राम से देखो ना, डायग्राम में दिख रहा है ना कि पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो नेगेटिव से जोड़ने का मतलब है कि पहले उसके पास 2Q0 चार्ज था, 2Q0 को 0 करा तो कितना चार्ज लिया, 2Q0 लिया, उसके बाद फिर नेगेटिव Q0 रखा उस पर, तो कितने का चार्ज घुमाया उसने, 3Q0, ऐसे सपोज करो। बात समझ में आ गई? यस अब्दुल्ला, अंजलि, हर्षित? यस मैम आ गई। यस मैम। यस मैम। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल होता तो कितने का चार्ज घुमाती बैटरी, मैम सिर्फ Q0 का। Q0 का, ये याद रखना। हीट वाला फॉर्मूला होता है, हीट का एक फॉर्मूला लिखवाया था डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला था हीट का, हीट लॉस का डेल्टा Q², डेल्टा था कितना था देखना, डेल्टा Q होगा। यस मैम, डेल्टा Q²। ओके, फिफ्थ बोलो, 15th बोलो। देखो ये मैं यहाँ पे बैठ के मैच भी कर रही थी। हो गया था 15th हो गया था ना, यस मैम, हो गया। सबका मैम एक बराबर से हो में, गया था। सबका बराबर ही लिखा हुआ है। यस देखो यूवी रेज तो सबसे सिंपल सी बात है, ओजोन लेयर अब्सॉर्ब कर लेती है यूवी को, तो रेडियो बेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, इंफ्रारेड मस्कुलर पेन, एक्सरे डिटेक्ट फ्रैक्चर। मैम एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बनेगा ये, व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 ओम वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये व्हीटस्टोन बनेगा 4/8 अपॉन 2/4। अब तो व्हीटस्टोन बनते ही तो सब निकाल लोगे। यस करा है ये क्वेश्चन कि नहीं करा है? करा है मैम। वेरी गुड, करा है तो ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ये सर्किट बन जाएगा, ये जो CD टर्मिनल का 4 ओम है ये कट जाएगा। पोजीशन वेक्टर ये वाला क्या है 17th, देखो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए ना कि Yes, दो yes, yes. वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कर देंगे, तो यहाँ पर वेक्टर की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगती है कि अगर दो वेक्टर्स का, हाँ बोलो। मैम हो गया था क्वेश्चन। हो गया था, नाइस। क्या है, क्या करा था इसमें बताओ? मैम मैंने तो इसका ना वेलोसिटी के लिए एक बार डेरिवेटिव किया था, एक्सेलरेशन के लिए 2 बार, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर दिया था। वेरी गुड। जब भी मैम मेरे ऐसे ही पास, किया था। हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बोला है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, ये कर देना। तो वेलोसिटी निकाल लो और एक्सेलरेशन निकाल लो, दोनों को 0 कर दो, ठीक है। मैम आंसर क्या आ रहा था उसका? देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। 19th बोलो। मैम दिया करा था था। मैम। नहीं किया? मैम मैंने टिक तो कर दिया शायद, फिर भी आप एक देखो बार क्यों नहीं किया भाई, एंड ये इसमें तुम्हें 10 बोला गया है कि हाइड्रोजन का सैंपल है जिसमें जो तुम्हारे पास इमिशन मैम स्पेक्ट्रम मेरे को आता लगा है, ऊपर वाला पूछ रहे थे। 19वां इमिशन स्पेक्ट्रम 10 आता है, तो क्या फॉर्मूला है 10 का, n × n-1/2। यस तुमने वो पढ़ा होगा ना n2 - n1 वाला, वो याद रख लो, चलो कोई नहीं, यही आता है बाद में, n2 - n1, n2 - n1 + 1 अपॉन 2। तो फाइनली कहां पर आएगा, 1 में ही तो आना है ना फाइनली। तो n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू 1 है,
करेक्ट, क्योंकि आना किसमें है उसने, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या है 1, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा n2 -1, -1 + 1 1, तो n अपॉन 2। तो बेटा यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इक्वल्स टू n² - n, कितना आएगा n निकालो पहले तो, कितना आएगा n, जल्दी निकालो, 5। पक्का। यस मैम। पक्का 5 आ रहा है ना। यस मैम, 25 - 5 = 20। यस मैम 5 आ रहा है। यस मैम 5। ठीक है ना, तो n -5 प्लस का क्या कॉमन ले लूं 4, 4। -4 5 12, ठीक है, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना, तो n की वैल्यू 5 है, कैसे करोगे अब पूछा है एंगुलर इम्पल्स, तो देखो सिंपल जो लीनियर इम्पल्स होती है, इम्पल्स का एक फॉर्मूला सुना है आपने, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी सुनी होगी, कि इम्पल्स किसके बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स किसके बराबर होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगी चेंज इन एंगुलर एंगुलर Angular मोमेंटम। वेरी गुड, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो L फाइनल माइनस L इनिशियल, ठीक है बेटा। अब देखो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी जो मैक्सिमम जो उसका एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल कितना है 5, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है NH/2π, हाँ या ना, यस। n की वैल्यू क्या लिखोगे, फाइनली कहाँ था डेल्टा L करना है, ठीक है, तो वो देखो अगर नेगेटिव प्लस में हो जाए तो उसका एक बार देख लेना, L इनिशियल माइनस L फाइनल कर लो, ठीक है, इनिशियली कहाँ था NH/2π, तो n की वैल्यू इनिशियली कहाँ है 5 पर, माइनस फाइनली कहाँ आ जाएगा H/2π पर, तो कितना आया ये 3H/2π आया क्या, मैम 4H/2 का ही नहीं आया। 5 में से 1 गया, हाँ 4H/2π, आंसर कितना आ जाएगा 2H/π। ठीक है, तो ये 2H/π विल बी योर आंसर, गॉट इट। यस ठीक है बेटा, ये अब ये तो हो गया होगा 20th, बहुत इजी था, बस चार्ज इनक्लोज Yes, देखने ma'am. थे, यस सर। ट्रायंगल में कितने आएंगे, ट्रायंगल में 3 चार्ज हैं और स्क्वायर में 4, ये 3 और यहाँ 1 2 3 4, तो क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये देख लेना, बस इसका रेशो लेना है। ठीक है देन, मैम फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स में क्या मतलब है, मतलब बताओ क्या होगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा अंदर तो मैम फ्लक्स भी नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल, अगर मान लो -q चार्ज मतलब है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है? वही बता रही हूँ, अगर मान लो तुम्हारे पास -q चार्ज है, -q/ε0, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि वहां से फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है फ्लक्स एंटर हो रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से फ्लक्स लाइन बाहर की तरफ निकलती है ना, तो इसका मतलब है वहां से फ्लक्स लाइन निकल रही है, अगर पॉजिटिव है तो मतलब फ्लक्स लाइन एंटर कर रही है, बस यही मतलब, गॉट इट। ओके मैम। यस हाँ भाई 21वां बताओ, ये बताओ ये करके आए हो कि नहीं, ये तो फ्री का क्वेश्चन था, 21 किया है कि नहीं किया, नहीं करके आए ना। अगर कोई मेरे पास लीनियर कंडक्टर है, उसे v वेलोसिटी से दौड़ाते हैं तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है, BVL, यही तो सिखाया है,
मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, लेंथ दे रखी है। बस मैंने क्या बोला था, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है? v cos 60 डिग्री। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लोगे? v cos V 60 cos 60 डिग्री। बस ये करना था भाई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2, लेंथ दे रखा 50 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो देख लेना 50 इंटू 10⁻², कर लेना, ठीक है। वेलोसिटी दे रखी है 8, हो जाएगा। बस इतना करना था, ये खत्म सवाल। कराया है ना कि अगर मेरे पास एक सिंपल रॉड है, अगर उसे हम v वेलोसिटी से चलाएंगे तो ईएमएफ कितना जनरेट होता है? BLV, BVL। बस यहाँ पर तीनों कंडीशन है कि तीनों मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। ओके देन एवरीवन, बस इतना ही ठीक है तो अभी के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं देन, बाय। बाय। थैंक यू मैम। हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्या है? अच्छा, लो मम्मी से बात कर लो।